Good afternoon and very warm welcome to all once again. It is my privilege to introduce our next guest, Dr. Pravinji Bhole sir, Head of the Department, Lalit Kala Kendra, Savitribai Phule University, Pune. Dr. Bhole sir worked in a various areas in theatre like playwriter, director, set designer, light designer, acting trainer. He has completed his doctoral research in acting styles and awarded and honored by various awards. Some of them, Pula Deshpande 2019, Kalakaura Puraskar 2019, Magar Angnekar Puraskar 2006, and the most prestigious fellowship, that is Vinod Doshi Sahitya Rangabhumi Fellowship in 2009. May I request to Dr. Bhole sir, please address our students. Dr. Bhole sir. नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ मेरी हिंदी की वजह से, क्योंकि आई एम नॉट वेरी वेल कॉन्वर्स्ड विथ हिंदी, सो आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ इन बोथ लैंग्वेजेस एज वेल। तो हिंदी के कहीं शब्द याद नहीं आएंगे, ग्रामर चूक जाएगा, तो प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। आज जो सब्जेक्ट आपके विश्वविद्यालय ने मुझे दिया है, जिसके ऊपर मैं बोलने जा रहा हूं, वो है रंगतंत्र का। और रंगतंत्र में जो सर्जकता है और उसकी नई दिशाएं कौन सी है, उसका भवितव्य कैसा होगा, इसके थोड़ा हिस्टोरिकल आउटलुक, थोड़ा करंट सिचुएशन और थोड़ा आगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, इसके बारे में आज हम बातें जो समय हमें परमिट करेगा उस समय में करने की कोशिश करेंगे, जिसे हम रंगतंत्र कहते हैं या हम स्टेज टेक्निक्स कहते हैं। ये स्टेज टेक्निक जो है, ये रंगमंच कला का एक अविभिन्न भाग है। और जो रंगमंच कला है वो अपने आप में एक अलग सी कला है, एक बहुत ही यूनिक ऐसी कला है, क्योंकि जो रंगमंच की कला इट्स अ परफॉर्मिंग आर्ट। और जो परफॉर्मिंग आर्ट है, तो परफॉर्मिंग आर्ट के चार जो पोल्स होते हैं या चार लेयर्स होते हैं, ये चार चीजें अगर वहां है तो कोई भी कला एक परफॉर्मिंग आर्ट हो जाती है। ये चार चीजें कौन कौन सी है? तो ये एक तो है कि कोई करने वाला वहां हो, जो कुछ कर रहा है उसे देखने वाला कोई हो, करने वाला और देखने वाला एक ही स्पेस में बंधे हो, और करने वाला और देखने वाला एक ही टाइम में हो। अगर ये चार चीजें मिल जाती है तो ही वहां परफॉर्मिंग आर्ट आ जाती है। ये चार चीजें अगर नहीं आती तो जो भी कला है उसे हम परफॉर्मिंग आर्ट नहीं कह सकते। ये मैं कह रहा हूं, शायद आपको बहुत ही प्रिलिमिनरी लगे, लेकिन मैं ये रिपीटेशन आपके लिए हो सकता है, लेकिन ये रिपीटेशन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आजकल के दिनों में पिछले 4 महीनों से ये जो लॉकडाउन पीरियड है, ये लॉकडाउन पीरियड में हम अपने अपने घर में अड़क गए हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते, और जैसे मानो कि दुनिया रुक गई है, और जो बातें नहीं हो रही है, जो चीजें नहीं हो रही है, जैसे हमारी क्लासेस नहीं हो रही है,
ये हमारा विश्वविद्यालय हो, नांदेड़ का विश्वविद्यालय हो, या कोई भी विश्व भर का विश्वविद्यालय हो, कहीं भी कोई क्लासेस नहीं हो रही है, स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, वैसे ही और एक बात नहीं हो रही है, कोई भी एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। हाँ, तो कोई भी एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम वहां नहीं हो रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, तो जिसे हम लाइव परफॉर्मेंस कहते हैं, ये लाइव परफॉर्मेंस नहीं हो रहे हैं। जो भी हम एंटरटेनमेंट हमारी कर रहे हैं, वो एंटरटेनमेंट कौन सी है, तो ये एंटरटेनमेंट हम पर्सनल एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हम हमारे मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, हम हमारे लैपटॉप पे कुछ वीडियो देख रहे हैं, कुछ लाइव शो देख रहे हैं, कुछ फेसबुक लाइव देख रहे हैं, जूम मीटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम लाइव कर रहे हैं। तो ये बात मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो लाइव प्रोग्राम्स है, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं है, ये डिजिटल आर्ट है, ये प्लास्टिक आर्ट है। क्योंकि जो चार बातें हमने कही हैं कि कोई करने वाला चाहिए, हाँ करने वाला है, कोई देखने वाला चाहिए, हाँ देखने वाला है, वो एक ही समय में चाहिए, हाँ एक ही समय में है। जैसे कि मैं आज जिस समय में बोल रहा हूं उसी समय में आप देख रहे हैं, लेकिन हम एक ही स्पेस में नहीं है। एक ही स्पेस में न होने के कारण हम बहुत सी चीजें मिस कर रहे हैं, जैसे कि आई कांटेक्ट हम मिस कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ 99 पार्टिसिपेंट्स हैं मेरे अलावा, लेकिन मैं किसकी ओर देख रहा हूं मुझे मालूम नहीं है, मैं किसकी ओर देख रहा हूं, मैं तो कैमरे की ओर देख रहा हूं। अगर आप मेरी ओर देख रहे हैं तो आप कैमरे की ओर देख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं आप किसकी ओर देख रहे हैं। तो ये अलग अलग डिस्टेंसिंग ये बढ़ रहा है। एक स्पेस में आने के बाद क्या होता है कि एक स्पेस में जब हम आ जाते हैं तो एक स्पेस में एक वाइब्रेशन उस स्पेस का हो जाता है, और वो कॉमन वाइब्रेशन हम शेयर करते हैं। और जब यहाँ ये कॉमन वाइब्रेशन हम शेयर करते हैं, ऑडियंस का एक पल्स चल रहा है, परफॉर्मर की पल्स चल रही है, और जब ये कुछ कॉमन वाइब्रेशन आ जाते हैं तो उसे हम परफॉर्मिंग आर्ट ये कहते हैं। तो जूम की जरिए से, माइक्रोसॉफ्ट मीट के जरिए से, गूगल मीट के जरिए से हो, फेसबुक लाइव हो, इंस्टाग्राम लाइव हो, कुछ भी हो, इसमें हम लाइव प्रोग्राम किसे ही नहीं कह सकते, परफॉर्मिंग आर्ट नहीं कह सकते। अब जब ये हम परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं तो इस परफॉर्मिंग आर्ट में ये चार बातें हम ला सकते हैं, और ये आज हम मिस कर रहे हैं कि जो उस समय में ऑडियंस की जो इंटरेक्शन है, उस समय में हम जो एक ही स्पेस शेयर करते हैं और कॉमन वाइब्रेशन हम शेयर करते हैं, वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। ये जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स अलग अलग तरीके की होती है, जैसे संगीत हो सकता है, नृत्य हो सकता है। आप हम सब अभी अभी जिनका मार्गदर्शन सुन रहे थे, निरंजन दा की जो माइम की आर्ट है, वो परफॉर्मिंग आर्ट है। नाटक तो है ही है, तो नाटक इन बाकी की जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उनसे अलग है, क्योंकि नाटक दृश्य है, श्राव्य है, और वो एक्सपीरियंस देता है। एक्सपीरियंस जब देता है नाटक, तो क्या बात आ जाती है, तो ये एक्सपीरियंस कैसे होता है। जैसे साहित्य अगर हम कहते हैं तो साहित्य का एक एक्सपीरियंस आ जाता है, साहित्य का एक्सपीरियंस अलग है, नाटक का एक्सपीरियंस अलग है। साहित्य में जब किसी किरदार का वर्णन होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, तो हमें उसे इमेजिन करना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं मनोमंच। तो हम मनोमंच पे वो किरदार देखते हैं। अगर कुछ सिचुएशन नॉवेल में है, शॉर्ट स्टोरी में है, तो हम इसे इमेजिन करते हैं, नाटक में हमें वो दिख जाता है। और वो जो दिखता है
वो दिखने में जो सहभागी आर्टिस्ट है उसमें जैसे एक्टर है, प्लेराइट है, तो ये जैसे है, तो जो दिखता नहीं है वो डायरेक्टर है। और जिसके कारण ये पूरा एक्सपीरियंस बन जाता है तो उसे हम स्टेज टेक्निक कहते हैं। क्योंकि वो जो स्पेस है, अगर नाटक में किसी घर है तो वो घर एक घर दिखता है, क्योंकि वो उसका जो सेट डिजाइनर है उसने उसका घर का निर्माण किया है, उसका घर डिजाइन किया है। वो कैरेक्टर जो कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं उसके कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हुए हैं किसी कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने। अगर उसका मेकअप है तो उसका मेकअप डिजाइन किया है किसी मेकअप आर्टिस्ट ने। तो उसका मेकअप है, उसके कॉस्ट्यूम है, उसका सेट डिजाइन है, उस पर आई हुई लाइट डिजाइनिंग है। और एक चीज जो दिखती नहीं है लेकिन सुनाई देती है वो है उसका ध्वनि, उसका साउंड। वो ध्वनि का भी आरेखन, उस ध्वनि का भी डिजाइन हम कर सकते हैं। तो ये नेपथ्य, प्रकाश योजना, वेशभूषा, रंगभूषा, प्रॉपर्टीज जिसे हम मंच वस्तु कहते हैं, मंच वस्तु और ध्वनि, ये सब स्टेज टेक्निक है। और सब स्टेज टेक्निक को मिलके एक रंगमंच पे एक्सपीरियंस क्रिएट होता है और वो एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि थिएटर एक लाइव आर्ट है, थिएटर हमें एक्सपीरियंस देता है। क्योंकि ये जो सब थिएटर टेक्नीशियंस है, ये पूरा ये जो एनवायरमेंट है, ये एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। तो ये जो एनवायरमेंट क्रिएट होना है, ये आज हम जैसे देखते हैं, आज हम किसी भी नाटक को देखने के लिए जाते हैं, मैं बार बार कहता हूं ये जो लाइव एक्सपीरियंस है उसी के बारे में हम कह रहे हैं। हम यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं, हम लाइव पे जो प्रोग्राम कहते हैं, उसे हम नहीं कहते। हम एक ही स्पेस में जाते हैं। जैसे कोई रंगमंच है, कोई नाट्य गृह है, तो उस नाट्य गृह में हम चले जाते हैं। हम वहां जाते हैं और तो ये एक्सपीरियंस कैसे शुरू होता है, देखो हम थिएटर के कैंपस में पहले जाते हैं। थिएटर के कैंपस में हम जाते हैं, पार्किंग में हमारी गाड़ी लगा देते हैं और हम धीरे 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 उस स्पेस में एंट्रेंस करते हैं। तो वहां एडवर्टाइजमेंट लगी होती है, जो कुछ पुराने शोज है उसकी एडवर्टाइजमेंट लगी है, जो आज शो होने वाला है उसका बोर्ड लगा हुआ है, जो आने वाला शो है उसका बोर्ड लगा हुआ है। तो ऐसे हम वो धीरे 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 वो एक्सपीरियंस में हम एंटर करना शुरू हो जाते हैं। हम जैसे ही टिकट विंडो पे जाते हैं और टिकट लेते हैं, तो उस टिकट पे नाटक का नाम लिखा होता है, उसका लेखक निर्देशक कौन है, एक्टर कौन है, उसके नाम लिखे होते हैं, कोई एक्टर के फोटो छपे हुए होते हैं। उसके साथ कई बार हमें कुछ लिफलेट मिलते हैं, ब्रोशर मिलते हैं। तो ब्रोशर पे उस नाटक के बारे में लिखा होता है और हमारा एक्सपीरियंस धीरे धीरे बिल्ट होना शुरू हो जाता है। हम जो ऑडिटोरियम है उस ऑडिटोरियम में चले जाते हैं। तो ऑडिटोरियम में जो हेल्पर है, हमारा सहायक है, वो हमारी टिकट देखता है और कहता है कि ए रो पे 10 नंबर की चेयर पे आप बैठ जाओ, सी रो पे 5 नंबर की चेयर पे आप बैठ जाओ। हम वहां बैठते हैं और कुछ ऑडियंस धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं। और एक ये बहुत ही थिएटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस तैयार होता है, क्योंकि हम जब नाटक देखते हैं तो मैं अकेला नाटक नहीं देखता, मेरे साथ और 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं। और ये पूरा ग्रुप हो जाता है, एक पूरा क्राउड हो जाता है। हम पूरे क्राउड में, हम एक सोसाइटी में, एक नाटक देखने वाली एक सोसाइटी है, नाटक देखने वाला समाज है, हम उस समाज का एक हिस्सा बन जाते हैं। धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस कैसे बिल्ड होता है, देखो पहली बेल हो जाती है। पहली बेल हो जाती है तो हम कहते हैं कि चलो अपने मोबाइल फोन बंद करके रखो, बाजू वाले को कहते हैं आप शांत बैठो,
थोड़ी देर में नाटक शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सपीरियंस धीरे 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 बढ़ता शुरू। तो हम धीरे धीरे उस एक्सपीरियंस की ओर जाने लगते हैं। सेकेंड बेल होती है, हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, और जैसे ही थर्ड बेल होती है, ऑडिटोरियम की लाइट जो है वो धीमी हो जाती है। ऑडिटोरियम की लाइट धीमी हो जाती है और हम शांत हो जाते हैं। हम बाजू वालों के साथ बात नहीं करते, और हमारे सामने एक कर्टन है। वो कर्टन धीरे 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 बाजू हो जाता है, और हम एक अलग ही स्पेस में एंटर कर लेते हैं। वो अलग ही मैजिकल स्पेस होता है। वो एक किसी का घर होता है, किसी का कार्यालय होता है, रेलवे प्लेटफॉर्म होता है, वेटिंग फॉर गोदो जैसा न्यूट्रल स्पेस होता है। एक सिर्फ एक पेड़ है और सूखे हुए टहनियां उसको है। तो एक किसी भी एक अननोन स्पेस हो, उस स्पेस में हम चले जाते हैं। तो ये हमारा थिएटर का एक्सपीरियंस शुरू हो जाता है। तो उसमें संगीत बजने लगता है, और हमारा एक्सपीरियंस की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। कहीं से लाइट आ जाती है, तो जैसे देखो कि जादू कुछ हो रहा है, कुछ हॉन्टिंग हो रहा है, और हम हमारे जो दैनंदिन व्यवहार से एक अलग विश्व में हम चले जाते हैं। इस अलग विश्व का अगर कंपैरिजन हमें करना है, तो हम ये कंपैरिजन किसके साथ कर सकते हैं? तो ये कंपैरिजन हम दो चीजों के साथ कर सकते हैं। एक तो जब हम सोए हुए होते हैं और हमें मालूम भी नहीं है, और हम ख्वाब में चले जाते हैं, हमें ख्वाब आना शुरू हो जाता है, हमें ड्रीम आना शुरू हो जाता है। और याद करो, जब भी हमें कोई भी ड्रीम आ जाता है, हम ख्वाब में चले जाते हैं, तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हम अलग दुनिया में चले जाते हैं। वो जो पूरा नया एक्सपीरियंस है, पूरा फैंटासाइज एक्सपीरियंस है, सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस है, वो लेना हम शुरू कर देते हैं, और आजू बाजू की दुनिया से हम पूरे कट ऑफ हो जाते हैं, और उस सपनों की दुनिया में, ड्रीम की दुनिया में हम खो जाते हैं। तो नाटक का जो अनुभव है, ये नाटक का अनुभव मानो हम कोई ख्वाब देख रहे हैं, ऐसे इस अनुभव में हम धीरे 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 चले आते हैं। एक तो इस ड्रीम का ये अनुभव हम लेते हैं, उस तरह का अनुभव है। या तो ये जो अनुभव है, ये अनुभव है जहां कोई रिचुअल चल रहा है, जैसे कि कोई रिलीजियस रिचुअल अगर चल रहा है, तो रिलीजियस रिचुअल में एक परकशंस बजते हैं, वहां कुछ गुलाल या लाल नीला पीला पाउडर हम पूरी हवा में उठा देते हैं, और परकशन बजता है, मंत्र पढ़ने लगते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि हम इस दुनिया में नहीं, किसी दूसरी दुनिया में चले जा गए हैं। मंदिर में हमें यह अनुभव आता है, कहीं रिचुअल अगर चला हुआ है तो हमें यह अनुभव आता है। इस साल तो नहीं, लेकिन हर साल जब गणपति आते हैं, गणपति की जब ढोल बजने लगते हैं और वो प्रोसेशन देखने हम चले जाते हैं, तो हम प्रोसेशन का वो रिपीटेटिव म्यूजिक सुन सुन के हम उस कुछ अलग सी दुनिया में, एक मेडिटेटिव दुनिया में हम चले जाते हैं। तो नाटक का जो अनुभव हम लेते हैं, वो अनुभव इस तरह का है। तो जिसे हम कहते हैं, ये जो अनुभव है, ये सेंसोरी अनुभव है। जो सेंसेस है हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय जिसे हम कहते हैं, हम नाक से सुनते हैं, कान से आवाज सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव लेते हैं, तो ये सेंसोरी अनुभव है। तो नाटक का हम जब लाइव एक्सपीरियंस लेते हैं, तो ये सेंसोरी अनुभव होता है। तो मराठी नाटक जब भी शुरू होता है, तो आपको मालूम होगा कि मराठी नाटक शुरू होने से पहले धूप जलाया जाता है। तो उस धूप की सुगंध
पूरे ऑडिटोरियम में फैल जाती है। तो ये सेंसरी अनुभव जो है, ये सेंसरी एक्सपीरियंस आना शुरू हो जाता है, जो हम इस लाइव पे नहीं ले सकते। इसमें हम, मेरी आवाज आ सकती है, मैं दिखता हूं, ज्यादा से ज्यादा 2 सेंसेस हमारे वर्क हो रहे हैं। लेकिन जब हम एक ही स्पेस में होते हैं तो हमारे 5 सेंस इकट्ठा आ जाते हैं, हम एक ग्रुप का हिस्सा हो जाते हैं और वो नाटक हम देखते हैं। तो ये एक्सपीरियंस क्रिएट करना, ये मोमेंट क्रिएट करना, ये मोमेंट क्रिएट करने वाले जो है, तो एक्टर सबसे बड़े हैं, एक्टर सबसे अहम है, सबसे आगे है। और उस सिचुएशन को, उस एनवायरमेंट को जो जिंदा करते हैं सही मानों से, वो होते हैं स्टेज टेक्नीशियन। तो स्टेज टेक्नीशियन का जो काम है वो जीवंत अनुभव, मराठी में हम जिसे कहते हैं लाइव एक्सपीरियंस देना, सेंसोरी एक्सपीरियंस देना, ये होता है। तो अगर हम उसका इतिहास देखें तो जैसे नाट्यशास्त्र में हम उसे आहार्य अभिनय कहते हैं, तो आहार्य अभिनय में ये पूरा ब्यौरा, पूरा विवरण आ जाता है। हमारी लोक कलाएं जो है, भारत की जो अलग अलग लोक कला है, तो वो लोक कलाएं भी इस तरह का एक्सपीरियंस देने में बहुत सक्षम है। उनके म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट हो, उनके कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, आप कथकली के मेकअप देख लो, कुडियट्टम के मेकअप देख लो, तेरुकुट्टू के कॉस्ट्यूम देख लो, तो ये सब स्टेज टेक्निक जो है वो धीरे धीरे अपना एक्सपीरियंस तैयार करते हैं। तो भारत में तो इसकी परंपरा रही ही है। अगर हम वेस्टर्न थिएटर की ओर देखें तो वेस्टर्न थिएटर में हमें, जैसे मैंने कहा कि प्राइम बातें तो एक करने वाला, एक देखने वाला, ये 2 ही है। लेकिन एक बात हमें वेस्टर्न थिएटर में देखनी चाहिए, ये है कि वेस्टर्न थिएटर में पहले डिजाइन एक अलग नहीं होता था। तो डिजाइन एक पूरे टोटल थिएटर का अपना हिस्सा बनता था। जैसे ग्रीक थिएटर है, तो ग्रीक थिएटर में अगर यहीं से देखो शुरू हो जाता है, थिएटर जो वो लफ्ज है वो कहां से आया है, वो ग्रीक लफ्ज थेट्रॉन से आया है। और ग्रीक शब्द थेट्रॉन का मतलब है देखना, कि ऐसी जगह जहां हम कुछ देखने के लिए जाते हैं। तो एक गांव के बाहर जो पहाड़ी थी, तो पहाड़ी के नेचुरल स्लोप पे एक थिएटर बनाया जाता था और उस पे लोग नाटक देखने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। और वहां जब वो इकट्ठा हो जाते थे तो नाटक देखते थे। अलग अलग फेस्टिवल ग्रीक पीरियड में होते थे, तो अलग अलग फेस्टिवल में अलग अलग नाटक होते थे। एक दिन में 3 त्रासदियां, ट्रेजेडी परफॉर्म होती थी। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि नाटक भले कौन सा भी हो, ए हो, बी हो या सी हो, और 3 ट्रेजेडी होने के बाद एक सैटिर नाटक परफॉर्म किया जाता था। वो सैटिर नाटक कॉमेडी होता था। तो नाटक भले कौन सा भी हो, कौन से भी जानर का हो, ट्रेजेडी हो या कॉमेडी हो, वो एक ही बैकग्राउंड पे, एक ही स्पेस पे परफॉर्म हुआ करता था। आज हम जिसे देखते हैं वो ज्यादातर परफॉर्मेंसेस हमारे प्रोसीनियम में होते हैं। और प्रोसीनियम क्या होता है, जिसे हमारे बहुत बड़े निर्देशक, विश्व के बहुत सीनियर निर्देशक पीटर ब्रुक जो कहते हैं एम्प्टी स्पेस होता है। तो जो प्रोसीनियम जो होता है वो एम्प्टी स्पेस होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो हम जैसे एक एक चीजें उसमें ऐड करते हैं तो उस स्पेस को कुछ कलर आ जाता है, उस स्पेस को कुछ मीनिंग आ जाता है, उस स्पेस को कुछ नाम आ जाता है, और वो स्पेस जो पहले एम्प्टी थी वो जिंदा हो जाती है। वो एक्टर्स के आने से हो जाती है, वो सेट के एलिमेंट आने जाने से हो जाती है, वो कॉस्ट्यूम के आने से हो जाती है, वो लाइट्स आने के वजह से हो जाती है, या म्यूजिक आने की वजह से हो जाती है। लेकिन ग्रीक थिएटर जो होता था वो आज के जो प्रोसीनियम थिएटर है उस जैसा एम्प्टी स्पेस नहीं होता। तो वो पहले से ही एक स्पेस होता था।
और वो गिवन स्पेस होता था, उस गिवन स्पेस में अलग 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 नाटक होते थे। तो इसीलिए वहां स्टेज टेक्निक का क्या काम था, तो वहां कुछ ज्यादा काम नहीं था। वो काम जो था वो एक्टर का ज्यादा था, प्ले राइट का ज्यादा था, क्योंकि प्ले राइट ने लिखे हुए जो डायलॉग्स है वो एक्टर अपने कहते जाते थे। कॉस्ट्यूम भी एक ही टाइप के होते थे, वो एक ही टाइप के कॉस्ट्यूम पहन के आ जाते थे। म्यूजिक का एक अपना स्टाइल होता था, वो अपनी स्टाइल का म्यूजिक बजता था। तो मतलब स्टेज टेक्निक जो था ग्रीक थिएटर में, हम कह सकते हैं उस स्पेस से जुड़ा हुआ था। वो हम अलग नाटक के लिए अलग कुछ किया ऐसे ज्यादातर नहीं होता था। ग्रीक थिएटर के बाद जब हम इतिहास में आगे बढ़ के रोमन थिएटर में आ जाते हैं, तो वहां स्टेज टेक्निक पहली बार हम कह सकते हैं, क्योंकि रोमनों ने क्या किया, रोमनों ने अपना ग्रीक नाटक देख के इटली में जाके अपना नया थिएटर स्पेस बना दिया। ग्रीक में तो पहाड़ियां थी, रोमन में वो नहीं थी, इटली में। तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी ली, लकड़ी ली और उससे अपना थिएटर बना दिया। जैसे पहाड़ी जैसा स्लोप है, ऐसा स्लोप ऑडिटोरियम में लाया। तो ग्रीक का जो थिएटर था वो नेचुरल स्पेस में इवॉल्व हुआ थिएटर था। रोमन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहली बार ऑडिटोरियम बनाया। आज अगर हम सोचते हैं कि रोमन ऑडिटोरियम कैसा होता था, तो जब हम सर्कस देखने के लिए जाते हैं, तो सर्कस में देखो एक बड़ा सा टेंट होता है और उस टेंट में सीढ़ियां बनाई हुई होती है लकड़ी की। तो ऑडिटोरियम में उस सीढ़ी पे जाके बैठता है और बीच में बीच में जो गोल होता है उसमें सर्कस के लोग अपना अपना करतब दिखाते हैं। तो रोमन थिएटर उस तरीके का होता था। तो रोमन का वैशिष्ट्य क्या है, तो उन्होंने पहली बार ये ऑडिटोरियम, ये स्टेज तैयार किया। और सिर्फ तैयार नहीं किया, तो विट्रूवियस नाम का एक आर्किटेक्ट था उस समय में। तो उस विट्रूवियस ने क्या किया, उस विट्रूवियस ने जो थिएटर बांधे, बिल्ड किए, उसके पूरे ड्राइंग्स बना के रखे, उसका पूरा वर्णन लिख के रखा और उसकी एक किताब तैयार की। उसका नाम था द आर्किटेक्चर। और वो किताब हम आज भी पढ़ सकते हैं कि रोमनों ने किस तरह के थिएटर ये बिल्ड किए थे। रोमन थिएटर के बाद दुर्भाग्यवश से वेस्टर्न थिएटर का जो जर्नी था वो स्टॉप हो गया। उसके अलग अलग कारण थे, उस हिस्ट्री में हमें जाना नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि ईस्वी सन के बाद, 3rd और 4th सेंचुरी के बाद 10वीं 11वीं सेंचुरी तक वेस्ट में, यूरोप में कहीं भी नाटक नहीं होते थे। ये नाटक की कला किसने जिंदा रखी, ये बहुत बड़ा एहसान हम पे किसने किया, तो ये यूरोप के जो फोक आर्टिस्ट थे, लोक कलावंत थे, उन लोक कलावंतों ने इस नाटक को जिंदा रखा। वो गांव-गांव में जाते थे, रास्ते में अपनी कला परफॉर्म करते थे, बाजार में करते थे, फेस्टिवल में करते थे, और उन्होंने नाटक को जिंदा रखा। दुर्भाग्यवश से उस लोक कला को हम आज क्रेडिट नहीं देते। दुर्भाग्यवश से जो लिखा हुआ है, जिन्होंने नाटक लिखे, उनकी ही हिस्ट्री हम पढ़ते हैं, लेकिन उन लोक कला की हिस्ट्री भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। यूरोप में थिएटर फिर एक बार जन्मा, रिसरेक्ट हुआ, वो चर्चेस में। और चर्च में यीशु के बारे में, बाइबल की स्टोरी के बारे में लोग अलग अलग कहानियां कहते थे, उसको ड्रामेटाइज करके उसको परफॉर्म करते थे। तो ये पहले चर्च में होता था, फिर चर्च के कोर्टयार्ड में होने लगा, फिर गांव-गांव में जाके वहां ये व्हील्स पे, जैसे आज रोड शो होते हैं, तो ऐसी गाड़ी बना लेते थे और उस गाड़ी पे ये शो बना लेते थे।
तो स्टेज टेक्निक में ये जो चर्च के नाटक थे, मेडिएवल पीरियड के नाटक थे, ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसे आज हम स्टेज डिजाइन कहते हैं, ये वहां पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? तो जैसे एक नाटक का उदाहरण हम लेते हैं, एवरीमैन नाम का एक नाटक उस समय में होता था। तो एवरीमैन में क्या होता है कि कोई भी एवरीमैन जैसे कॉमन आदमी वो जन्म लेता है, बचपन, फिर जवानी, बुढ़ापा, और मर जाता है। तो उसके जीवन में जो होता है, वो जो कुछ अच्छे काम करता है, कुछ बुरे काम करता है। हाँ, तो इस नाटक बहुत इंटरेस्टिंग नाटक था। तो स्टेज जो होता है, तो उसमें 3 डिवीजन होते थे। बीच में अर्थ होती थी, पृथ्वी होती थी, और जो आदमी एवरीमैन का जन्म होता था, वो बीच में पृथ्वी पे हो जाता था। जैसे जैसे वो छोटे से बड़ा हो जाता था, तो अगर अच्छे कर्म करता है, अच्छा काम करता है, तो वो स्टेज के दाहिने बाजू चला जाता था। वहां वो मरने के बाद स्वर्ग में पहुंच जाता था, कि वहां बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन, अच्छे अच्छे कलर, फल है, फूल है, गार्डन है, सब अच्छा माहौल बनाया है, तो वो वहां चला जाता था। अगर वो एवरीमैन जन्मने के बाद जैसे जैसे बचपन से लेकर जवानी तक, बूढ़ा होने तक बुरे कर्म करता है, लोगों को त्रास देता है, तकलीफ देता है, तो क्या होता था कि मरने के बाद वो हेल में चला जाता था, और जो स्टेज के दाई ओर में थी, नरक में चला जाता था, कि वहां खूंखार जानवर है, नुकीले पेड़ है, कांटे हैं, तो वहां वो चला जाता था। तो एक ये स्पेसेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका उस मेडिएवल थिएटर में पहली बार आ गया, कि बीच में अर्थ है, एक बाजू में स्वर्ग है, दूसरी बाजू में नरक है। तो आज का जो स्टेज टेक्निक है, आज का जो रंगमंच का डिजाइन है, वो वहां से डेवलप होके होके आज की स्टेज पे आ पहुंचा है। मेडिएवल थिएटर के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना विश्व के इतिहास में है, वो ये है कि जो हमारी थिएटर से डायरेक्टली जुड़ी हुई थी, वो क्या है? सन 1469 में गटेनबर्ग नाम का जो एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसने प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण किया। और प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण होने के बाद मुद्रण कला, प्रिंटिंग, ये आ गई। तो मुद्रण कला आने के बाद हुआ क्या कि मुद्रण कला जब नहीं थी, तब क्या था? तो तब किताबें बहुत कम संख्या में होती थी, और जो श्रीमंत है, जो मालदार लोग हैं, वही वो किताबें खरीद सकते थे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आ जाने के बाद क्या हुआ कि किताबें ज्यादा संख्या में छपना शुरू हो गया। सिर्फ ज्यादा संख्या में छपना शुरू हो गया ऐसा हम नहीं कहते, तो वो सस्ती हो गई, इसीलिए वो आम आदमी तक पहुंच गई। तो उसमें अलग अलग नाटक छपने लगे, धार्मिक किताबें छपने लगी, और कुछ कुछ छपने लगा। तो जिसका मैंने जिक्र किया था 5 मिनट पहले, वो जो विट्रूवियस की बुक थी, ल आर्किटेक्चरा, वो फिर एक बार छपी गई, और वो लोगों को मिल गई, और लोग उसे देखने लगे और कहने लगे कि देखो, 1000 साल पहले रोम देश में इस तरह के थिएटर हुआ करते थे। तो वो देख के लोग बड़े एक्साइट हो गए, और उन्होंने सोचा कि चलो हम फिर एक बार ऐसा थिएटर बनाएंगे। और इटली में फिर एक बार जो विट्रूवियस ने लिखा था रोमन के जमाने में, ईसवी सदी के 1 साल पहले या 1 साल बाद, वो 14वीं सदी में, लगभग 1000 साल बाद फिर से वो थिएटर बिल्ट हो गए। और वो सिर्फ बिल्ट नहीं हुए, तो जैसे देखो थिएटर जो है, ये जैसे मैंने कहा
कि स्पेशियो टेम्परल आर्ट है, स्पेस और टाइम दोनों को हिसाब में रखती है। इसीलिए तो हम एक स्पेस में होना और एक टाइम में हो जाए जैसे इंपॉर्टेंट होता है, उस तरह से ही इंपॉर्टेंट और एक चीज होती है, और वो ये होती है कि जिस समय थिएटर होता है उस समय आजू बाजू के सोसाइटी में क्या चल रहा है, वहां की सोशो पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या वहां चल रहा है, ये सब थिएटर में आ जाता है। जैसे 14th सेंचुरी में इटली में 1000 साल पुराना ग्रंथ मिल गया, द आर्किटेक्चरा, उन्होंने उसे देखा और उस तरह की इमारत, उस तरह की बिल्डिंग वापस एक बार बांधना शुरू कर दिया। तो उस समय में विजुअल आर्ट में या साइंस में पर्सपेक्टिव आ गया था। पर्सपेक्टिव यथादृश्यता मतलब क्या कि अगर हम रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन के बीच में अगर खड़े हैं तो हमें मालूम है रेलवे लाइन की जो 2 रूल है वो तो पैरेलल ही रहने चाहिए आखिर तक। लेकिन जब हम उसके बीच में खड़े हो जाते हैं और उसकी ओर देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि वो नजदीक नजदीक जा रही है, और एक इमेजिनेटिव पॉइंट आ जाता है कि हमें लगता है जहां वो मिल गई है। ये असल में नहीं होता लेकिन हमें वो दिखता है। इस दिखने, ये जो हमें ऐसा दिखता है इसे हम पर्सपेक्टिव कहते हैं, यथादृश्यता कहते हैं। तो ये यथादृश्यता तो हम आजू बाजू में जब देखते हैं तो सामने हमारे नजदीक में जो बिल्डिंग है वो बड़ी दिखती है, जो दूर है वो छोटी दिखती है। ये पर्सपेक्टिव जो है वो चित्रकला में आ गया था, वो पेंटिंग में आ गया था। और जब ये पेंटिंग में आ गया और 14वीं 15वीं शताब्दी में विट्रूवियस की ड्राइंग पे इटली में लोग जब नए थिएटर बनवाने लगे थे तो उन्होंने क्या किया कि ये पर्सपेक्टिव उस डिजाइन में डाल दिया। तो ये पर्सपेक्टिव आ गया तो उन्हें मालूम नहीं था कि ये लोगों को अब कैसे दिखेगा, तो उन्होंने उसका फॉल्स फेक पर्सपेक्टिव उस सेट पे बना दिया और वो उस तरीके की बिल्डिंग्स वहां थिएटर ओलंपियो विसेंजा इटली में ये का जो थिएटर है, आप अगर गूगल करोगे तो ये विसेंजा की थिएटर आप देख लो, उसका इमेज आ जाएगा। तो उसका आप जैसे ही देखोगे तो उसमें उन्होंने पर्सपेक्टिव किस तरह से लाया है ये हमें पता चल जाएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर्सपेक्टिव की थिएटर डिजाइन में आ गई, जिससे स्टेज डिजाइन को और एक नजरिया मिल गया। फिर उसके बाद एक जो कॉमेडिया डेलार्टे इटली में जो फोक आर्टिस्ट थे, और वो अपने यहाँ जैसे तमाशा होता है या स्वांग होता है या कोई भी नौटंकी होती है, उस तरह का वो इटली का लोक कला थी कॉमेडिया डेलार्टे। वो कॉमेडिया डेलार्टे जब स्पेन में चली गई तो स्पेन में वो लोग एक जगह बस गए और उन्होंने अपने जो परफॉर्मेंस स्पेस को कायम स्वरूपी इसमें परमानेंट स्पेस में कन्वर्ट कर दिया। जब उन्होंने उसे अपने स्टेज को, उनका तो वो टेम्पररी स्टेज होता था जैसे हमारे तमाशा का होता है, जहां जाते हैं वहां एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर देते थे और वहां परफॉर्मेंस शुरू हो जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक रास्ते में प्लेटफॉर्म लगा दिया, उसके सामने सीटिंग अरेंजमेंट कर दी, उस प्लेटफॉर्म को एनक्लोज कर दिया और जहां ऑडियंस बिठाई थी उसको भी एक कवर डाल दिया। ये जो स्पेस बन गई उसे उन्होंने नाम दिया कोरल दे कॉमेडिया। ये कोरल दे कॉमेडिया जो है, उस तरह की जो स्पेस है, उसे हम कह सकते हैं कि आजकल के जो थिएटर ऑडिटोरियम है ये कोरल दे कॉमेडिया से प्रभावित हुए। ये वैसे ही अगर हम किसी नई स्पेस को एनक्लोज कर देते हैं तो वहां वो आ जाता है। उसी समय ये एक बाजू से विट्रूवियस का ड्राइंग में पर्सपेक्टिव आके उसे कन्वर्ट किया, उसी समय कोरल दे कॉमेडिया डेवलप हुआ,
वो दोनों एक जगह आ गए और प्रोसिनियम थिएटर आ गया। ये प्रोसिनियम थिएटर आने में और एक डिजाइनर जो है इनिगो जोन्स, इस इनिगो जोन्स का भी योगदान जो है वो वैशिष्ट्यपूर्ण है। इस इनिगो जोन्स ने पर्सपेक्टिव को लेके अलग अलग तरीके के डिजाइन इसमें ला दिए। तो पहले जो थे वो रोलिंग के कर्टन थे जिसपे पेंट किया जाता था और उसके आगे नाटक हो जाता था। फिर जैसे रियलिज्म आ गया तो रियलिज्म के आने के बाद जैसे हमें दिखता है उस रियलिज्म को स्टेज पे ज्यादा से ज्यादा नजदीक लेने का प्रयास होने लगा। और वो रियलिज्म आने के बाद एक नया डायमेंशन स्टेज डिजाइन को प्राप्त हुआ जिसे थर्ड डायमेंशन कहते हैं। क्यों थर्ड डायमेंशन? क्योंकि ये जो पेंटेड सीनरी थी ये तो 2 डायमेंशनल थी। जब रियलिज्म आया तो लोगों को लगा कि उसे हमें 3 डायमेंशनल करना चाहिए, तो बॉक्स सेट आ गए। तो बॉक्स सेट में जो पेंटेड सीनरी के आगे एक्टर जो है उसकी मूवमेंट सिर्फ 2 टाइप की संभव थी। एक तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, एक विंग से आके दूसरी विंग में चले जाना, या वर्टिकल मूवमेंट, पीछे से आगे आना और आगे से पीछे जाना। लेकिन जब बॉक्स सेट आया तो बॉक्स सेट में हर तरह की मूवमेंट पॉसिबल हो गई। तिरछी मूवमेंट या कहीं भी कैसे भी लोग जाने लगे। और जैसे हम सोसाइटी में देखते हैं, कोई घर देखते हैं या कोई ऑफिस देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, उसके ज्यादा से ज्यादा नजदीक वो लाने की कोशिश वहां होने लगी। 2 लोग थे, एडवर्ड गॉर्डन क्रेग एक डिजाइनर थे और एडोल्फ अपिया। उन्होंने उस स्पेस को लिक्विड किया और उन्होंने कहा कि जैसे दिखता है वैसे दिखाना जरूरी नहीं है। तो हमें एक एक्सपीरियंस क्रिएट करना है, हमें अलग अलग लेवल डालनी है, आगे पीछे करना है, लाइट्स अलग अलग डायरेक्शन से डालने हैं। और वहां हमें जो जिस एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं उस एक्सपीरियंस का जिक्र पहली बार किया वो क्रेग और अपिया में। और सेट डिजाइन में मानो रिवॉल्यूशन हो गया। और हम आज जो देखते हैं वो अलग अलग तरीके के सेट डिजाइन इन लोगों की वजह से होने लगे। जो थिएटर में नहीं थी बात, बाहर थी, उसका रिफ्लेक्शन थिएटर डिजाइन पे जो हुआ वो एक थी कि साइकोलॉजी में जो एक सिगमंड फ्राइड नाम के साइकोलॉजिस्ट थे, तो सिगमंड फ्राइड में जब ह्यूमन माइंड की संकल्पना लाई, तो ह्यूमन माइंड की संकल्पना लाने के बाद थिएटर में एक्सप्रेशनिज्म आया। और जब थिएटर में एक्सप्रेशनिज्म आया तो थिएटर का एक्सप्रेशनिज्म का सीधा सा मतलब क्या है? तो हम कहते हैं कि मेरे दिल में ये बात है, मेरे दिमाग में ऐसा है, लेकिन जो बाहर है ये तो कोई भी देख सकता है। हाँ, मैं हाथ हिलाता हूं तो मेरा हाथ दिख जाता है, मैं चेहरा घुमाता हूं तो मेरा चेहरा दिख जाता है, लेकिन मेरे मन के अंदर क्या है ये दिख नहीं सकता। तो व्हाट इज एक्सप्रेशनिज्म? तो एक्सप्रेशनिज्म क्या है कि मेरे मन में क्या है उसका अगर सेट डिजाइन बन जाता है तो हम एक्सप्रेशनिज्म कहते हैं। तो एक्सप्रेशनिज्म ने जो वास्तवतावाद में जो फिक्स सेट डिजाइन था, बॉक्स सेट था, उस बॉक्स सेट को मोड़ा और कुछ सिंबॉलिस्ट एलिमेंट सेट डिजाइन में आना शुरू हो गए। और ये सेट डिजाइन के जरिए सिंबल आना शुरू हो गए कि जैसे अगर मुझे कुछ बातों की तकलीफ हो रही है तो किसी ने कैक्टस के सेट पे लाके खड़े कर दिए। तो इस तरह के सिंबोलिज्म सेट डिजाइन में आ गए। और हम ये कहते हैं कि हमें जो कि त्यों नहीं दिखाना है, जैसे कि वैसे नहीं दिखाना है। तो अलग अलग एक्सपीरियंस, अलग अलग नई भाषा सेट डिजाइन की या रंग तंत्र की वहां से
आने लगी है। इस हम एंड में आ गए हैं, तो एंड में मैं सिर्फ दो बातों का जिक्र करूंगा। एक तो एक डिजाइनर का जिक्र मैं करना चाहूंगा जिसका नाम है, चेकोस्लोवाकियन डिजाइनर है जोसेफ स्वाबोदा। जोसेफ स्वाबोदा पहले सेट डिजाइनर थे, मतलब ये सेट डिजाइनर ही थे, मतलब पहले वो कमीशन काम करते थे। लोग जाते थे कि मुझे ये नाटक करना है, ये देखो स्क्रिप्ट, ये थिएटर है, आप डिजाइन करके दो। तो स्वाबोदा डिजाइन करके दे देते थे, और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही रेडिकल, बहुत ही रिवोल्यूशनरी डिजाइन्स उनके होते थे। फिर वो कहने लगे कि कोई अगर नाटक करेगा तभी मैं सेट डिजाइन क्यों करूं? मैं अगर हेमलेट पढ़ता हूं और मुझे सेट डिजाइन आ जाता है दिमाग में, तो मैं क्यों नहीं कर? तो वो कोई डायरेक्टर नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं है, फिर भी उन्होंने डिजाइन करना और लगाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि नाटक की क्यों जरूरत है? मुझे मैं नाटककार को लेके क्यों मैं उसका इंटरप्रिटेशन करूं? मेरा खुद का सर्जन नहीं हो सकता क्या? तो जोसेफ स्वाबोदा ने विदाउट प्ले, विदाउट प्रोडक्शन अपने अपने सेट डिजाइन बनाना शुरू कर दिया, जिसे लोग टिकट निकाल के देखने के लिए आते थे, और सेट डिजाइन देख के उस पे लाइट बीट म्यूजिक चलता था 10-15 मिनट और चले जाते थे। तो नाटक नहीं है, एक्टर नहीं है, लेकिन सिर्फ सेट डिजाइन के शो हो रहे हैं। ये संभव किया जोसेफ स्वाबोदा ने। तो ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही इंटरेस्टिंग बात डिजाइन के बारे में लगती है। दूसरी बात आज ये लगती है कि आज का जमाना जो है ये मॉडर्न जमाने के आगे हम चले गए हैं, जिसे हम पोस्ट मॉडर्न कहते हैं। आजकल की बातें तो यह है कि हम पोस्ट मॉडर्निज्म में आ गए हैं, डीकंस्ट्रक्टिविज्म में आ गए हैं, जहां थिएटर अपना आयाम छोड़ रहा है, अपना लिमिटेशन छोड़ रहा है, और थिएटर का रूपांतर एक परफॉर्मेंस आर्ट में हो जाता है। रास्ते में हम खड़े होके कुछ भी कर देते हैं, वहां परफॉर्मेंस आर्ट हो जाता है। अलग अलग थिएटर की थिएटर स्पेस की लिमिटेशन उसे नहीं रही है, नाटककार की लिमिटेशन नहीं रही है, डायरेक्टर की लिमिटेशन नहीं है, स्टोरी की लिमिटेशन नहीं है, और कुछ भी परफॉर्मेंस आर्ट जब बनता है, और जो विजुअल आर्ट में जो इंस्टॉलेशन हम कहते हैं, ये इंस्टॉलेशन और थिएटर नजदीक नजदीक आके परफॉर्मेंस आर्ट एक नई कला बन रहा है। तो इस नई कला में भी रंगमंच का जो टेक्निक है वो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। और आज मुझे ये चैलेंज दिख रहा है कि जहां हम अपने अपने घर में अटके हुए हैं इस कोविड-19 की पार्श्वभूमि पे, और जो मैं सबसे पहले बात कही थी कि हम एक ही स्पेस में नहीं हैं, फिर भी अगर हमें उसे परफॉर्मिंग आर्ट बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो स्काई इज द लिमिट फॉर द इमेजिनेशन ऑफ एनी सेट और स्टेज डिजाइनर। ये कह के मैं मेरा ये विवेचन समाप्त करता हूं। मैं नांदेड़ विश्वविद्यालय के सभी ऑफिशियल्स, वाइस चांसलर, हमारे पुपुलवार सर, अनुराधा मैडम, उनका बहुत बहुत आभारी हूं कि इतनी बड़ी संख्या तक मेरे विचार पहुंचाने में उन्होंने मुझे मदद की। धन्यवाद। सर एक सवाल है सर। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो तंत्र है, यानी कि लाइट्स, म्यूजिक, सेट, कॉस्ट्यूम, हाँ, ये एक उदाहरण हमें दे दीजिए कि ये नाटक में जीवंत कैसे होते हैं, डायलॉग कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कि लाइट की भाषा करती है, मेकअप की भाषा करती है, और सब एक मिलाकर जो एकत्रित एक्सपीरियंस मिलता है। तो इसमें लाइट का वेटेज जितना है वो लाइट हर एक, हाँ हाँ हाँ। तो अभी तो ऑफ हैंड मुझे एक उदाहरण जो मेरे दिमाग में आता है ये है कि मराठी में एक प्ले हुआ था काला ग्रंथ नाम का। अनिरुद्ध कुटवड़ उसके डिजाइनर थे, मतलब डिजाइनर इन चीफ।
सेट डिजाइन, लाइट, कॉस्ट्यूम पूरा उन्होंने डिजाइन किया था। उनके अलग अलग डिजाइनर थे, लेकिन चीफ डिजाइनर वो अनिरुद्ध कुटवड़ थे। ये काला ग्रंथ नाटक जो था अभित सुरती की हिंदी नॉवेल है काली किताब, उस पे बेस्ड था। और उसमें जैसे हम कहते हैं कि जीसस की एक बाइबल है, तो अभित सुरती ने क्या किया कि शैतान की ओर से शैतान की एक बाइबल लिखी है। जैसे हमारी परंपरा में एक रावण की ओर से रामायण लिखे जाते हैं, उसी तरह से एक शैतान की ओर से एक बाइबल लिखी थी, उसका नाम काली किताब रखा था। और उस काली किताब पे बेस ये काला ग्रंथ मराठी नाटक हुआ था। और उसका मंचन प्रसाद वनारसे के निर्देशन में हुआ था और अनिरुद्ध कुटवड़ उसके चीफ डिजाइनर थे। तो ये शैतान की बाइबल थी। शैतान का पूरा बचपन से लेके उसने किस तरह से अपनी शैतानगी का प्रचार लोगों में किया, इसका विवरण उसमें था। तो उन्होंने क्या किया कि अगर हम रिलीजन की ओर देखते हैं तो सूदिंग कलर्स या कुछ कर्वेचर डिजाइन में आ जाते हैं। तो शैतान की है तो अनिरुद्ध ने क्या किया, तो जैसे हम ग्राफ देखते हैं या ये सुपर रीन में जैसा आ जाता है ऐसे ऐसे जिगजैग लाइंस, तो जिगजैग लाइंस उनके डिजाइन का बेस बना दिया। तो पूरे सेट में एक जिगजैग लाइन का बनाया हुआ सेट था, जैसे इस तरह की पहाड़ी तो बिल्कुल नुकीली ऐसे सेट के थे। जो लेवल थे उस पे भी उस तरह का डिजाइन था, जो मोढ़े उसने यूज किए थे उसमें भी उस तरह का था। जो कॉस्ट्यूम थे तो हरेक के कॉस्ट्यूम में ग्रीक टाइप के कॉस्ट्यूम किए थे, और हरेक के कॉस्ट्यूम में बीच में ये एक सुपर रीन जैसी लाइन बनाई दी थी। उसके क्राउन जो थे तो क्राउन भी ऐसे टेढ़े, एक बाजू में कमी और एक बाजू में ज्यादा नुकीला, इस तरह का क्राउन बनाया था। लाइटिंग करते हुए भी एक बात ध्यान में रखी थी कि बहुत ये बड़ा सटल विचार था कि जैसे हम हार्ड सॉफ्ट कहते हैं लाइट को, किसी भी लाइट को फ्रेजनेस स्पॉट हो या पीसी हो तो उसे हम एडजस्ट करते हुए हार्ड सॉफ्ट कहते हैं। तो एक भी स्पॉट फैला हुआ नहीं था, तो हर एक स्पॉट को हार्ड करके रखा था। पीसी ज्यादा यूज किए थे, फोको ज्यादा लगाए थे, जिसके कारण ये मैं बात कर रहा हूं करीब 25 साल पहले की, 1993 में उसका परफॉर्मेंस हुआ था। तो लाइट के भी अलग अलग शार्प फोकस उसमें आते थे। तो एक ही डिजाइन अपने अलग अलग जैसे सेट से अलग, कॉस्ट्यूम में अलग, लाइट में अलग, म्यूजिक भी पूरे बेसिक साउंड यूज किए थे और वो भी पूरे हार्ड फिडेलिटी में म्यूजिक बजाया जाता था। तो इस तरह से ये एक डिजाइन में आ गया था। और कुछ सवाल है? चैट बॉक्स में शायद किसी ने सवाल पूछा है, मुझे दिख नहीं रहा। प्रवीण सर। हाँ प्रवीण सर। पावड़े सर नमस्कार। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहता था, आजकल ये डिजाइनर के साथ में आर्ट डायरेक्टर्स का भी यूज होना शुरू हो गया। असल में मतलब मेरे रेफरेंस में ये आया कि जब पहली बार वेटिंग फॉर गोदो हुआ था और बाद में जब उसका शो किया गया तो वो जो पेड़ जो बनाया गया है ये एक डिजाइनर की देन है। तो आजकल ये स्टेज डिजाइनर के साथ में क्या आर्ट डिजाइनर भी होना जरूरी है, या क्या इस तरीके की आइडियाज अपने यहाँ कुछ अप्लाई हो रही है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। और आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं दो उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि जैसे पाब्लो पिकासो ने एक नाटक के लिए सेट डिजाइन किया था। पाब्लो पिकासो हमें मालूम है कि बहुत बड़े एब्स्ट्रैक्ट पेंटर थे, और जब उन्हें सेट डिजाइनर करके अपॉइंट किया तो पूरे लोगों ने यही कहा कि अब अगर ये
पेंटर अभी अगर सेट डिजाइन करने लगे तो सेट डिजाइनर है वो क्या करेंगे, और क्या ये संभव हो सकता है। दूसरा उदाहरण जो है ये हेमलेट नाटक का दामू केंकरे जी ने निर्देशित किया था राज्य नाट्य स्पर्धा के लिए, और उसका जो सेट डिजाइन किया था वो प्रभाकर गोरे महाराष्ट्र के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, इलस्ट्रेटर थे, तो उन्होंने उसका सेट डिजाइन किया था। तो तभी भी ये आरोप दामू जी पे हुआ था कि प्रभाकर गोरे अगर इसमें आ जाते हैं तो सेट डिजाइनर क्या करेंगे। और एक तीसरा उदाहरण जो है साल्वादोर दाली, जो अपने परसेप्शन ऑफ मेमोरी के पिक्चर से, पिघले हुए क्लॉक्स के पेंटिंग से फेमस है। तो हिचकॉक के सिनेमा के पूरे आर्ट डिजाइनिंग वो करते थे। तो आपका सवाल जो है कि अगर आर्ट डिजाइनर थिएटर में आ जाए तो अब क्या होगा, तो उसकी दो बातें मुझे लगती है। एक तो कोलैबोरेशन अगर कहीं भी होता है तो यह अच्छी बात है। कोई दूसरी कला अगर अपनी कला में आ जाती है, जैसे नाटक हमारी कॉम्प्लेक्स आर्ट है, ये प्योर आर्ट नहीं है, वो अलग अलग कला से बनी हुई है। और नाटक अगर दूसरी कला से कोलैबोरेशन लेता है तो हर एक कला का अपना अपना सामग्री होता है, अपना अपना मटेरियल होता है, अपना अपना लिमिटेशन होता है और अपना अपना पावरफुलनेस होता है। अगर कोई दूसरी कला उसके साथ कोलैबोरेट करती है तो निसंशय ही वो कला का जो होराइजन है, अगर आर्ट डिजाइनर हमारे स्टेज में आ जाता है तो मैं तो ये कहूंगा कि जो हमारे स्टेज डिजाइन का जो होराइजन है वो बढ़ जाएगा, नया कुछ आ जाएगा। तो इसीलिए ये तो मुझे बहुत ही स्वागत करने जैसी बात मुझे ये लगती है। दूसरी बात ऐसे है कि आर्ट डिजाइनर आता है तो वो सिनेमा की लॉजिक से आता है। सिनेमा का लॉजिक क्या है, वो कैमरा का लॉजिक है कि कैमरा कितनी भी नजदीक चला जाता है और जो ऑडियंस जो देखने वाला है वो कैमरामैन की नजरिए से देखने वाला है। हालांकि थिएटर में अगर 500 लोग बैठे हैं तो 500 लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण हैं। जब मैं ये दृष्टिकोण शब्द यूज करता हूं तो मैं लिटरली दृष्टिकोण, एंगल कहता हूं, क्योंकि जो अगर किसी कोने में बैठा है तो उसे अलग दिखने वाला है, सेंटर में बैठा है तो उसे अलग दिखने वाला है, आगे वाले को अलग दिखने वाला है, पीछे वाले को अलग दिखने वाला है। हर एक को जो एक्सपीरियंस है वो अलग आने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रख के आर्ट डायरेक्टर ने अपनी डिजाइन बनानी चाहिए, न कि कैमरामैन को ध्यान में रख के करनी चाहिए। और सिर्फ ग्रैंडर होना, सिर्फ बड़े पैमाने पे होना, ये डिजाइन नहीं है। तो डिजाइन में कुछ तो डिजाइन होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। पूरे सर ने हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है कि ग्रीक से लेकर आज तक का ऐसे डिजाइनिंग, लाइट डिजाइनिंग और सब तरीके का जो रंगतंत्र है, रंगतंत्र को हमें प्रशिक्षित किया, हमें बताया। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।